नमस्कार, मैं लालजू प्रसाद। स्वागत है आपका रहा हिंदी स्कूल में। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई ठीक से कर पा रहे होंगे। चलिए, आज की क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं देख लेते हैं। देखिए, आज की क्लास में हम बात करेंगे जो पाठ आपका काव्य खंड से जो पाठ 5 है, ठीक है, जिसमें कविता जो कवित्त है, कविता भूषण की है, आप जानते हैं। आइए हम इस पर आज बात करेंगे और कंप्लीट बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि कभी परिचय बाद में देखें, पहले देख लें, फिर भावार्थ, फिर अभ्यास, ऐसा नहीं। देखिए, यहाँ पर सारा मेंशन किया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इस क्लास में आपको बता ही दिया कि सब कुछ पढ़ेंगे, कवि परिचय, भावार्थ, अभ्यास, PYQ। तो थोड़ा सा धैर्य बनाकर आप क्लास में जुड़कर रहिएगा और एक ही क्लास में सब कुछ को ख़त्म करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को और देखेंगे भूषण के बारे में, यानी कवि परिचय। ये भूषण जी हैं। हालांकि तस्वीर मिलती नहीं है, बट एक दे दिया गया है कि आप ऐसे दिखते हैं और लोग आपको ऐसे ही जाने। देखिए, इनका जन्म है 1613 में। सबसे पहले मैं बता दूं कि हिंदी को जो जो हम हिंदी पढ़ रहे हैं, अपनी जो भाषा है हिंदी, इसको 4 कालखंडों में इतिहास की दृष्टि से बांटा गया है, ठीक है। जिसमें 4 में बांटा गया है, तो उसमें जो तीसरा कालखंड है ना, रीति काल, जो तीसरा कालखंड है रीति काल, और उसी के ये क्या है, लेखक हैं। इस रीति काल को भी 3 काल उपखंडों में बांटा गया है, यानी रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो ये क्या है, रीतिबद्ध हैं, यानी रीतिबद्ध हैं, रीतिबद्ध कवि हैं। सवाल ऐसे बनेगा कि बताइए कि भूषण किस काल के हैं, तो सीधे रीति काल बताना है, ऑप्शन में वही रहेगा। बट आप जान लीजिए कि रीति काल को भी 3 कालखंडों में बांटा है, उसमें से एक रीतिबद्ध है, पहला कालखंड, उप कालखंड, उसका ये लेखक है। क्लियर हो रहा? अब आइए इनका जन्म देखते हैं। 1613 में इनका जन्म होता है। याद कैसे करेंगे? तेरा भाषण ठीक नहीं लगता, यानी तेरा भाषण, भूषण यानी भाषण, याद रखना है। तेरा भाषण, तेरा यानी तेरा भाषण, ठीक है। तेरा भाषण ठीक नहीं लगता, तो ऐसे आप याद रखेंगे। तेरा 16 से, ऐसा तो 16 पकड़ा ही जाएगा, बट ये मेन इम्पोर्टेंट है। तेरा भाषण तेरा, भूषण भाषण तेरा, याद रहेगा ना, तेरा भाषण पकड़ा जाएगा इसे। और इनकी जो मृत्यु होती है 1715 में। 13 के बाद 215 ऐसे रिलेटेड रहेगा, तो इम्पोर्टेंट यही है आपका। जन्म स्थान की बात करें तो भूषण का मतलब क्या आता है? भूषण का मतलब होता है सजावट। भूषण का अर्थ होता है सजावट या गहना। वही गहना जो औरतें पहनती हैं, सजावट गहना जो पहनती हैं, वो यानी भूषण का, जो आभूषण कहिए या भूषण के, एक ही बात होता है, बात हुई। बट आपको याद कैसे रखना, भूषण यानी तेरा भाषा ऐसे कि याद रखना। दूसरा, भूषण कहाँ पहनती है लोग? औरत कान में पहनती है, यानी कान से कानपुर। कहाँ पहनती है भूषण? कानपुर, कान में पहनते हैं, तो भूषण कानपुर हो जाएगा। और कानपुर आपको जानते हैं, कानपुर लखनऊ, ठीक है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पिता का नाम रत्नाकर। अब देखिए, भूषण क्या होता है, रत्न भी होता है एक, ठीक है, रत्न। तो रत्नों का बना हुआ भूषण गहना, रत्न से जो गहना बना हुआ है, भूषण बना हुआ है, यानी रत्न का जो भूषण, यानी रत्न से जो भूषण बना हुआ है, यानी रत्न यानी रत्नाकर। रत्नाकर क्या हुआ? पिता। और इस रत्न से कौन बना है भाई? भूषण बना है। कौन बना है? भूषण। किस से? रत्न से भूषण बना हुआ है, तो वही रत्नाकर पता चल जाएगा आपको। देखिए, इस तरीके से कहानी को जोड़कर आपको पढ़ना पड़ेगा ताकि आपको याद रहे। यानी अब समझ गए भूषण कहाँ? कान में। तो इससे एक पता चल जाएगा कि इनका जन्म स्थान कहाँ है, तो कानपुर, एक ऐसे पता चल रहा। दूसरा पता चल जाएगा भूषण यानी क्या होता है, रत्न का बना हुआ भूषण, तो रत्नाकर, पिता का नाम पता चल जाएगा ऐसे। और देखिए, कवि, जो यहाँ पर कवि है होगा, ठीक है, कवि भूषण का उपाधि कौन दिया था? कवि भूषण एक साथ रहेगा यहाँ पर। कवि भूषण का जो उपाधि है किसने दिया था? तो देखिए, चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह, ये इम्पोर्टेंट है, राजा रुद्र शाह ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। कवि भूषण की उपाधि कौन दिया था? तो रुद्र शाह ने दिया था। आगे उपनाम यानी इसी भूषण नाम से ये प्रसिद्ध हो गए, फेमस हुए। प्रमुख आश्रयदाता की बात करें तो देखिए कौन कौन रहे। पहला एक रहे छत्रपति,
शिवाजी महाराज जो रहे। फिर दूसरा इनके जो पुत्र रहे शिवाजी के पुत्र शाहू जी, ये शाहू जी। और फिर एक पन्ना के बुंदेला राजा कौन रहे? छत्रसाल। तो 3 लोग रहे, छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके पुत्र शाहू जी, और एक तीसरे राजा रहे छत्रसाल। और अभी जो आप पढ़ेंगे कवित्व, अभी आप कवित्व जो पढ़ेंगे उस कवित्व में किन की बात कही गई है? तो शिवाजी की बात कही गई है, गुणगान गाया गया है, और एक छत्रसाल का, 2 लोगों का है। ठीक है, सवाल बनता है कि बताइए शिवाजी के बेटा का शिवाजी के बेटा का नाम क्या है, पुत्र का नाम क्या है? तो शाहू। कैसे? शिवा, शाहू, शाहू, ऐसे आप याद रखेंगे। ठीक है, ऐसे पकड़ा जाएगा। 2 ही लोग हैं भाई। आइए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और ध्यान दे के देखेंगे क्या कहा जा रहा है आगे। अब विशेष में बात करते हैं। देखिए भूषण जो रहे इनके भाई लोग भी रहे हैं। तो रीतिकाल में एक तो मालूम है कि रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि मैं पहले ही बता दिया कि भूषण क्या है, रीतिकाल के कवि हैं। और चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम किनके भाई हैं? भूषण के भाई। यानी भूषण के पूछा जाएगा, सवाल आएगा कि भूषण के भाई का नाम बताइए। तो चिंतामणि त्रिपाठी और दूसरा मतीराम, 2 लोग हो गए। कोई दिक्कत? आइए आगे देखते हैं। अब इनकी रचना क्या रही है देखते हैं। शिवराज भूषण 3, और लगभग इनका जो इम्पोर्टेंट प्रमुख मिलता है ग्रंथ क्या है? एक शिवराज भूषण, एक मिलता है शिवा बावनी, और दूसरा एक और मिलता है जो तीसरा है छत्रसाल दशक। 3 ही ग्रंथ आपको याद रखना है, इनका जो रचना है 3। तो शिवराज भूषण यानी इसमें कितना छंद है भाई? 384 छंद है। ठीक है, शिवराज यानी 384 छंद याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें अलंकार कितने हैं भाई? तो 105 अलंकारों का निरूपण किया है। और छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति करने वाले मुक्तक संग्रह हैं। यानी प्रशस्ति माने गुणगान गाना, ऐसा प्रशस्ति जिसमें उसको बोलते हैं प्रशस्ति, जिसमें किसी राजा महाराजा का गुण गाया हुआ है। ठीक है, तो उसको प्रशस्ति बोलते हैं। तो देखिए शिवाजी का इसमें पहला यानी शिवराज भूषण में किसकी बात कही गई है, यानी किसका गुणगान गाया गया है? तो शिवाजी का। एक तो आपको ये याद रखना है, शिवाजी का गुणगान गाया गया है किसमें? तो शिवराज भूषण में। इसमें कितने अलंकार हैं सवाल पूछेगा। तो देखिए शिवराज भूषण 105 अलंकार। ऐसे अलंकार का मतलब ही क्या होता है? अलंकार देखिए बाकी कहीं में अलंकार जिक्र नहीं किया है, बट परीक्षा में जब भी पूछेगा तो बस यहीं से सवाल पूछेगा। तो अगर अलंकार लगा दिए तो आपको मालूम है कि भूषण से अलंकृत जब औरतें जब गहना भूषण आभूषण पहनती हैं तो क्या होती है? अलंकृत होती हैं। यानी उसको क्या बोलते हैं? अलंकार। यानी और उसमें चमक धमक आ जाता है, तो वही अलंकार याद रखिएगा। भूषण पहनने से क्या होता है? आदमी अलंकृत होता है, यानी अलंकार से भर जाता है। तो जब भी पूछेगा अलंकार तो आपको इतना ही पकड़ा जाएगा कि किससे पूछ रहा है? शिवराज भूषण से, जिसमें 105 भूषण की याद रखना है। भूषण कितना है? तो 105, ऐसे याद रखेंगे। अब आइए निरूपण किया गया है, इसमें मालूम चल गया। दूसरा जो है शिवा बावनी, 2 है शिवराज भूषण में शिवाजी की बात कही गई है। शिवा बावनी जो दूसरी रचना है उसमें कितने मुक्तक हैं? 52। कैसे बावनी लिखा है ना, शिवा बावनी में पूछ देगा, सवाल आएगा कि शिवा बावनी में बताइए कि कितने मुक्तक हैं, या छंद हैं, या पद हैं, या जो कुछ अगर बोल दे, हालांकि पूछेगा मुक्तक ही। तो कितने मुक्तक हैं? तो बताना है 52। कैसे याद रहेगा? 52 देखिए यहाँ लिखा ना है बावनी यानी 52, ये याद रहेगा, भूलेंगे नहीं आप। 52 बावनी, अगर 52 आ गया तो समझिए कि ये 52 मारना है, ऐसे। अब इसमें किसकी बात कही गई है? तो छत्रपति शिवाजी की वीरता की बखान कही गई है। इसमें भी किसकी बात कही गई है? तो शिवा, देखिए शिवा यानी शिवाजी से शिवाजी का जो पहला नाम जो है, सरनेम जो है, उसमें देखिए शिवा लगा तो ऐसा पकड़ा जाएगा कि शिवाजी की इसमें गाथा कही गई है, गाई गई है। अब जो तीसरी रचना है इनकी तो छत्रसाल दशक नाम है। क्या है? छत्रसाल दशक। इसमें दशक से 10 छंद पकड़ा जाएगा, दशक से 10 छंद है इसमें। ठीक है, मात्र 10 ही छंद में छत्रसाल के बाद छत्रसाल का जो महानता है उसको इन्होंने बताया हुआ है। 10 दशक है ना, याद रहेगा। 10 दशक का मतलब ही होता है 10 दशक,
यानी 10 साल को मिला के एक दशक बोला जाता है। 10 साल को मिलाएंगे तो एक दशक, 100 साल को मिलाएंगे तो एक शताब्दी। सहस्र मतलब होता है हज़ार, इस तरह के 100 1000 हो जाएंगे तो यानी 1100 को सहस्त्र कहा जाता है। ऐसे याद रहेगा, कोई दिक्कत? अब आइए आगे बढ़ते हैं और इसमें परिचय में ही अभी हम लोग हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ के देखेंगे। भूषण हिंदी कविता में रीतिकाल के एक प्रसिद्ध कवि हैं, आप जान ही गए हैं रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। और दूसरा इनकी जो विशेषता है, देखिए दूसरी जो विशेषता है, जातीय स्वाभिमान, आत्मगौरव और शौर्य एवं पराक्रम के कवि हैं। इनकी एक विशेषता है, यानी एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट है जातीय स्वाभिमान। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। वीर रस के इस महान कवि ने फड़कती हुई मुक्तक शैली में छत्रपति शिवाजी और बुंदेला वीर राजा छत्रसाल की वास्तविकता पर आधारित वीरदावलियाँ गाई हैं। देखिए दो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें, एक क्या है, ये वीर रस के कवि हैं। कैसे कवि, किस रस के कवि हैं? तो वीर रस के कवि कौन है? रस के कवि, वीर रस के कवि कौन है? तो भूषण। आपको एक ऐसे नोट बनाना है अपना, ऐसा एरो देकर। ठीक है, दूसरा है कि इन्होंने जो भी रचनाएं की हैं किस में की हैं? तो मुक्तक शैली में। मुक्तक शैली में ऐसा होता है जैसे कि कोई कविता राइम में नहीं रहती, रिदम में, उसमें जो अंतिम तुकबंदी होती है वो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मुक्तक रहता है, पहला पद का कुछ अंतिम पद जो है कुछ कह रहा शब्द है, बाकी कुछ अलग अलग भिन्न होता है। उसमें व्याकरण की दृष्टि, काव्य की दृष्टि से वो बंधा हुआ एक पैटर्न में नहीं रहता, ऐसा यानी मुक्त रहता है, शैली से मुक्त। मुक्तक शैली मतलब शैली से मुक्त है। आइए, छत्रपति ये समझ गए, ओज और पराक्रम और उत्साह से भरे हुए कवि भूषण, प्रवाहमय छंद रहता है। इनकी विशेषता कही गई है और कुछ ज़्यादा है नहीं। भूषण वीर रस के पर्याय और प्रतिमूर्ति, आप समझ गए कि वीर रस के ये मूल रूप से ये कवि रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा इनके बारे में बात कही गई है तो ऐसा कुछ खास है नहीं। ठीक है, बाकी मैं रख दिया हूँ, एक बार पढ़ ही लेते हैं हम लोग, एक बार पढ़ लेते हैं। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी या छत्रसाल जैसे इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति अपने कार्य से अपने युगों में ही लोकनायक बन चुके थे। कौन? शिवाजी अपने कार्य के बदौलत ये बहुत फेमस हो चुके थे, जननायक की उनकी ऐतिहासिक छवि आज भी जनमानस में अक्षुण्ण रूप से प्रतिष्ठित है। ये है महाराज शिवाजी को तभी भी लोग याद करते हैं। स्वभावतः इनकी विरुद्धावलियाँ, प्रशस्तियाँ तथा उनके निर्माता कवि लेखक जनता के बीच उसी तरह से प्रतिष्ठित हैं जैसे जैसे शिवाजी प्रतिष्ठित है। इनके बारे में प्रशस्ति लिखने वाले, इनकी गुणगाथा गुणगान करने वाले जो ये कवि रहे हैं, ये भी क्या रहे हैं? प्रतिष्ठित हो गए हैं। हम आम जनता के बीच जो कवि लेखक हैं, इनके बारे में जो कुछ भी कवि लिखे हैं, वो लोग भी क्या हो गए हैं? प्रतिष्ठित हो गए, यानी फेमस रहे हैं समाज में। आज भी वे लोग भी जाने जाते हैं। आज भी लोग उसी तरह उनकी कृतियों से प्रेरणा ग्रहण करते हैं, यानी इन लोगों की कृतियों से। भूषण उनमें से, भूषण ऐसे ही एक लोक प्रेरक महान कवि हैं। बस इतना ही है। अब आगे थोड़ा सा देखते हैं। रीतिकाल में रस, अलंकार, नायिका भेद आदि का निरूपण करते हुए उदाहरण के रूप में कविता करने वाले कवियों की लंबी परंपरा है। देखिए रीतिकाल में की थोड़ी सी विशेषता यहाँ पर बताई गई है। रीतिकाल में क्या होता है ना, जैसे भक्ति काल के बाद क्या आता है? रीतिकाल। ठीक है, तो रीतिकाल में क्या होता है, उस वक्त जितने भी राजा महाराजा थे तो उनके अंदर में बहुत सारे कवि हुआ करते थे। तो वो कवि क्या करते थे, अपने जो जिनके आश्रय में जो कवि रह रहे हैं उन राजाओं की गुणगान करते थे, उनकी वीरता की बात करते थे, या फिर उनकी विलासिता जो रहती है उसकी बारे में बात करते थे। कहने का मतलब है कि उस टाइम श्रृंगारिक रचनाएं बहुत ज़्यादा हो रही थी, तारीफ और विलास की बातें खूब की जा रही थी, लिखी जा रही थी। राजा कैसा है उसके बारे में लिखा जा रहा था और कुल मिलाकर श्रृंगारिक बातें ज़्यादा कही जा रही थी। मतलब रास लीलाएं जो होती थी उस तरीके की बातें, कि कौन राजा किस रानी के प्रति आसक्त हुआ, कैसे क्या हुआ, तो सब मिलाकर श्रृंगारिक रचनाएं बहुत ज़्यादा होती थी। बट उनसे विरक्त होकर अलग एक जो ये कवि हुए, ये भूषण जी, इन्होंने वीरता की बात कही, यानी वीरता यानी वीर रस, यानी आपका राजा महाराजाओं का गुणगान किया तो कैसा किया, उनकी शौर्य गुणगान किया, यानी उनकी वीरता की बात कही, वो कैसे वीर रहे, उनकी क्या क्या
उस वक्त की विशेषताएं रहीं, एक वीर रूप में उनको लिखा। कौन? तो भाई भूषण। यही बात कही जा रही है और कुछ ज़्यादा है नहीं। एक सवाल भी बनेगा आगे। भूषण एक रीतिबद्ध, देखिए मैंने बताया ना कि रीतिबद्ध, रीतिकाल को 3 का उपखंडों में बांटा है, तो उसमें एक रीतिबद्ध पहला है। तो रीतिबद्ध आचार्य कवि ही थे, किंतु अलंकार निरूपण में अलंकार निरूपण करने की कोशिश किया। अलंकार एक काव्य शास्त्र का एक अंग है। जैसे व्याकरण होता है उसी तरह से काव्य शास्त्र, कविता लिखने के लिए कुछ, इसको भी कविता के लिए भी व्याकरण बने हुए हैं, तो उस व्याकरण को काव्य शास्त्र बोलते हैं। ठीक है। लेकिन जो हम कहानी पढ़ते हैं, निबंध पढ़ते हैं, इनके लिए हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं ना, तो वो एक अलग हो गया। उसी तरीके व्याकरण की तरह एक काव्य के लिए व्याकरण जो बनता है उसको काव्य शास्त्र के नाम से जानते हैं। तो उसमें अलंकार, रीति, आपका रस, बहुत सारी चीज़ें आती हैं उसमें। तो इस तरीके से निरूपण करते हैं। उनका आचार्य रूप बहुत सफलता नहीं, पर मतलब अलंकार में ये प्रसिद्ध नहीं हो पाया, अलंकार निरूपण ठीक से नहीं कर पाए। फिर भी लेकिन जो कुछ भी लिखा वो बहुत काफ़ी बढ़िया रहा, इसकी बात कही जा रही है। यही मेन इम्पोर्टेंट है और आगे देखते हैं क्या है। ठीक है। आप जानिएगा कि रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता थी। एक सवाल बन जाए कि बताइए कि रीतिकाल में किसकी प्रधानता रही है, किस रस की? तो श्रृंगार रस की। बट वीर रस की बात कौन कहा है? तो भूषण ने कहा है। ठीक है ना। तेरा भाषण ठीक नहीं है। ठीक है, यानी तेरा भाषण नहीं चलेगा, यानी 1613 में तेरा भाषण से ही पता चल रहा है थोड़ा सा उग्रता, उस तरीके के बात चल रहा है, थोड़ा सा कड़ेपन की, वीरता की बात चल रही है। चल 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 हट हट, तेरा भाषण ना चलेगा। तो ऐसे आप याद रखेंगे। अब देखिए, उन्होंने कविता की भाषा तो ब्रज है। अब एक सवाल यहाँ से है कि भूषण की भाषा क्या रही है? भाषा क्या रही है भूषण की? तो ब्रज रही है। एक ये भी याद रखेंगे, यानी भूषण किस भाषा में लिखे हैं? तो ब्रज भाषा में रखे। किंतु उनके जो शब्द रहे हैं, मुहावरे और रचना संबंधी जो प्रयोग रहे हैं, विषय भावों के अनुरूप स्वतंत्रता बरतती हैं। ठीक है, इतना ही, कुछ खास नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, जो खास है आप नोट करते जाइएगा। अब बात करते हैं जो पद लगे हैं उसमें क्या बात कहा जा रहा है। जो कविता है, भूषण के दोनों प्रिय नायकों छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल से संबंधित 2 कवित दिए जा रहे हैं, जिनमें उनके शौर्य का ओजस्वी बखान किया गया है, यानी वीरता की बात कही गई है। भूषण रीतिवादी वीर काव्य परंपरा से अलग हटकर, ठीक है, प्रभावशाली कविता रच सकते हैं। इसका कारण यह है कि वे अपने समय के लोक जीवन से कटे हुए नहीं थे। इनकी एक विशेषता यह है कि ये बाकी के जो वीर रस भी जो रचनाएं किए हैं वीर रस में, और जो भी रीतिकाल के रचनाकार रहे हैं, कवि रहे हैं, उनसे अलग इस दृष्टि से रहे क्योंकि ये श्रृंगार की बातें नहीं कहते थे, केवल राजा महाराजाओं के गुणगान ही केवल नहीं करते थे। और उस राजा महाराजाओं के गुणगान करने में आम आदमी, जो आम लोग थे, जो वहाँ पर जीवित थे, सरवाइव कर रहे थे, वो आम मानस जो थे, उनकी भी बात ये करते थे भूषण। बहुत सारे ऐसे कवि रहे हैं कि केवल आम जनता के बीच क्या दुख है, पीड़ा है, कैसी स्थिति बनी, ऐसा कुछ नहीं, कोई नहीं देखता था, ध्यान नहीं देता था। बट भूषण ही इकलौते ऐसे कवि हुए कि इन्होंने नहीं केवल राजा की गाथा ही नहीं गाया, वीरता की बातें ही नहीं कही, बल्कि आम जनमानस में क्या चल रहा है, उनकी दुख पीड़ा कष्ट क्या है, उन सबको भी इन्होंने बताया। तो ये क्या रहे? लोक जीवन, यानी लोक जीवन से कटे नहीं थे, इनकी एक विशेषता है। उनके सामने अनेक प्रकार के राजा सामंत थे और इनमें से भी वह शिवाजी की विशेषता को पहचाना, ठीक है, पहचान सके थे। इसके सिवा उनके सामने रैयत भी थी। और एक इम्पोर्टेंट ये एक विशेषता में ये है, ये क्या है? कोट लगा हुआ। ये आप देखेंगे आपके पुस्तक में, यह इस चैप्टर में कोट है। कौन बोला ये बात? तो राम विलास शर्मा जी। किसके बारे में कहें? तो भूषण के बारे में। तो ये चीज़ है। एक कढ़ी गई रैयत के मन की, कसक सब मिटी गई, ठसक तमाम तुर्काने की। तुर्काने मतलब मुसलमानों की बात कही जा रही है। अब आइए हम चलते हैं कवित, यानी कवित के जो आपके 2 कवित लगे हैं, इनका भावार्थ देखेंगे। आइए इन कविता की का भावार्थ क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इंद्र जिमी जंभ पर बाड़ो ज्यों, अम्भ पर रावण, सदंभ पर रघुकुल राज है। पौन बारी बाह पर शंभु रत्नाह पर, ज्यों सहस्र बाहु
पर राम द्विज राज हैं। देखिए, दावा द्रुमदंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृग राज हैं। तेज तम अंश पर, कान्ह जी में कंस पर, यूं मलेच्छ वंश पर, शेर शिव राज हैं। यहाँ पर शिवराज हैं। अब दूसरा जो छंद है, ये क्या हो गया? ओह, 1 मिनट, इतना ही तक कैसे ख़त्म हो गया? बहुत सारा था। 1 मिनट, थोड़ा सा फिर से। ऐसे कैसे हो सकता है? फाइल ये हो गया है। रिसेंट फाइल कहाँ गया? ऐसे कैसे हो सकता है भाई? बहुत सारा था। देखिए, यही मिस कहते हैं, क्या हो जा रहा। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, कोई नहीं, होता है लाइफ में, छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं घबराने के लिए। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर। ये सब देख लिया हमने, ठीक है, देख लिया बाकी चीज़, ये भी देख लिया है, और आगे चलते हैं। यस, भावार्थ की हम बात करने वाले थे। हाँ, अब इसको बड़ा कर ले लाल जी। अभी तो मैंने सारा पीपीटी बनाया था, ये सब कहें कि कैसे भाई गायब हो जाएगा। ऐसे ही होता है, कई बार मेहनत करने के बाद ना सब फिर फाइल ही गायब हो जाता है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। चलिए कोई नहीं, देखिए अभी देखिए, अब देखेंगे हम। पहला जो कवि थे उसका भावार्थ करते हैं। इंद्र जिमि जंभ पर, बाड़ो ज्यों अम्भ पर, रावण संदभ सदम्भ, बार बार ये गलत पढ़ रहा हूँ मैं, रावण सदम्भ पर रघुकुल राज है। ध्यान दीजिए, इंद्र जिमी जंभ पर, एक यहाँ पर पंक्ति है और एक यहाँ से है और एक यहाँ से, ऐसे। देखिए क्या है, जंभ का मतलब होता है यम, बाड़ों का मतलब होता है समुद्र का अग्नि, ठीक है, और अम्भ का मतलब होता है पानी यानी जल। ध्यान दीजिएगा, पढ़ते हैं। कवि भूषण शिवाजी के शौर्य का बखान करते हुए कहते हैं कि इंद्र जिस प्रकार यम पर भारी पड़ते हैं, इंद्र जिमी, जिमी मतलब जिस पर या जैसे, ठीक है, इंद्र जिस जैसे जंभ यानी यम पर भारी पड़ते हैं, बाड़ो ज्यों अम्भ पर, यानी बाड़ो का मतलब समुद्र में जो ज्वाला उत्पन्न होता है वो कैसे भारी पड़ता है, किस पर? जल पर। ठीक उसी प्रकार रावण जो है, और जैसे रावण जो है, रावण पर जो अतताई रावण है उस पर किसकी राज चलती है, यानी उस पर कमांड कौन साधते हैं? तो कौन है? रघुकुल राज यानी राजा राम। तो वही बात कही जा रही है। तो कहते हैं कि इंद्र जिस प्रकार यम पर भारी पड़ते हैं, जिस प्रकार बड़वाग्नि का मतलब होता है यानी समुद्र का जल, या समुद्र का लिखिएगा यहाँ पर, समझिएगा, समुद्र का अग्नि जल पर भारी पड़ता है, जिस प्रकार दंभी यानी रावण जो अतताई रावण है उस पर रघुकुल शिरोमणि यानी राम भारी पड़ते हैं, उसी प्रकार शिवाजी भी महाराज भी किस पर, यानी औरंगजेब यानी मुसलमान आक्रमणकारियों पर भी भारी पड़ते हैं। ठीक है, बस इस पद का इतना ही अर्थ हुआ, और सबको समग्र रूप में आगे बढ़ते चलेंगे, जोड़ते जाएंगे। इस पंक्ति में देखिए क्या है, इन पंक्ति में क्या है, भूषण ने शिवाजी के शौर्य की तुलना किससे किया है? इंद्र, समुद्र, अग्नि, राम के साथ किया हुआ है। समझ रहे हैं? अब आगे इसका भावार्थ देखते हैं। पौन बारी बाह पर, शंभु रति नाह पर, ये ऐसे ही पैटर्न चल रहा है, ये कवित का ये खासियत है। ठीक है, ज्यों सहस्र बाहु पर राम द्विज राज है। देखिए, पौन, पौन बारी बाह पर, पौन का मतलब हवा, पवन। बारी बाह का मतलब होता है बादल होता है, बारी बाह मतलब बादल। पौन बारी बाह पर यानी पौन बारी बाह पर
शंभु रति नाह पर, शंभु का मतलब शिव, भगवान शिव को क्या बोलते हैं, हे शिव शंभु, है ना गाना एक, तो वही शंभु, तो शंभु शिव यानी भगवान शंकर। रतिनाह का मतलब हुआ काम, कामदेव, रतिनाह का मतलब ये कामदेव, ठीक है। ज्यों ज्यों सहस्र बाहु पर, जैसे सहस्र बाहु मतलब हजारों बाहों वाले पर कौन भारी पड़ते हैं, राम द्विजराज किसको बोलते हैं, तो आपको भगवान परशुराम को बोलते हैं, ठीक है। तो अब अर्थ समझ गए। अब देखिए इसका व्याख्या क्या है। जिस प्रकार बादलों पर पवन भारी पड़ता है, बादल मतलब जो आकाश में जो बादल मंडराते हैं, तो हवा क्या करती है, हवा चलती है, हवा देखिए हवा स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में आता है, तो ऐसे ज़्यादातर स्त्रीलिंग ही इस्तेमाल होती है। तो जब हवा चलती है तो क्या होता है, बादल इधर से उधर भटकता है, यानी जैसे हवा अपने जिस तरफ हवा चलती है तो बादल भी उधर उसी तरफ चलता है। तो वही कह रहा है कि जिस तरह है बादल पर हवा भारी पड़ता है, वो जिधर चाहता है बादलों को नचाता फिरता है। जिस प्रकार कामदेव पर किसकी कौन भारी पड़ता है, शिव भारी पड़ता है। जिस प्रकार सहस्र बाहुओं पर परशुराम भारी पड़ते हैं, उसी प्रकार शत्रुओं पर यानी शत्रु दलों पर कौन भारी पड़ते हैं, तो शिवाजी भारी पड़ते हैं, ठीक है। यानी शिवाजी की यहाँ पर तारीफ कही गई है, बखान किया गया, उनका गुणगान किया गया है, उनकी वीरता की बात कही जा रही है। अब देखिए, दावा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृग राज है। देखिए दावा का मतलब क्या होता है, जंगल की आग, ठीक है ना, दबा गया, ठीक है, पूरा खेत दबा गया, मतलब ऐसा जैसे गेहूं का, जैसे चैत में देखते हैं कि चैत में गेहूं में आग लग जाता था, कहते हैं पूरा का पूरा खेत ही दबा गया, मतलब पूरा आग लग गया उससे। तो वही जो जंगल का आग होता है ना, उस आग की बात कही जा रही है। द्रुमदंड का मतलब होता है वृक्ष की जो डालें होती है, पत्तियां होती हैं, शाखाएं होती हैं, उसकी बात करिए। चीता मृग पर, मृग मतलब आप मृग देखे हैं ना, वो क्या बोलते हैं, हिरण, मृग का मतलब होता है हिरण। और चीता मतलब जानते हैं, चीता जानवर जो है किसको ज़्यादातर चॉइस करता खाने के लिए, तो हिरण पर चीता का क्या रहता है, वर्चस्व रहता है, यानी दहशत रहता है किसका, चीता का, किस पर, तो हिरण पर। तो वही कह रहा है। और झुंड पर, और भूषण यानी भूषण अपने आप को जो कहे हुआ कविता, भूषण कहते हैं कि वितुंड पर जैसे मृगराज, भूषण कहते हैं कि वितुंड मतलब हाथी पर किसका राज रहता है, तो मृगराज उसको बोलते हैं, यानी सिंह को बोलते हैं, सिंह, मृगराज मतलब सिंह। अब देखिए इसका पूरा अर्थ देखिए। कहते हैं कि शिवाजी का मुसलमान आक्रमणकारियों पर उसी प्रकार राज्य है जिस प्रकार, आप इस पंक्ति को लास्ट में जोड़ भी सकते हैं, जिस प्रकार जंगल की आग का वृक्ष की डालों पर, चीता का हिरणों के झुंड पर और हाथी पर सिंह का राज रहता है, उसी प्रकार शिवाजी का मुसलमान आक्रमणियों पर राज है, ठीक है। अब इसमें किसका किसका तुलना किया गया शिवाजी से, तो बताया गया, तो शौर्य का तुलना किसे किए हैं, जंगल की आग से, चीता से और सिंह से तुलना किया गया है इसमें। अर्थ समझ रहे हैं ना, क्लियर हो रहा है ना सब कुछ। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तेज तम अंश पर, कान्ह जिमी कंस पर, यौ मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। तेज मतलब होता है चमक, ठीक है, आभा एक ऐसी रोशनी, ठीक है। और तम का मतलब जानते हैं अंधेरा होता है। अंश अंधेरा मतलब अंधेरा का जो अंश होता है उस पर किसका राज होता है, यानी प्रकाश, यानी जैसे ही प्रकाश अगर आभाएं आएंगी, प्रकाश की रोशनी अगर जैसे ही रोशनी आती है तो अंधेरा क्या होता है, छट जाती है अंधेरा, वही बात कही जा रही है। कान्ह जिमी कंस पर किसका, कान्ह मतलब कान्हा यानी कृष्ण की, और कृष्ण किस पर भारी पड़ते हैं, तो कंस पर। यानी यो मलेच्छ, वैसे ही मलेच्छ वंश पर किसकी राज है, यानी कौन किसका दहशत रहता है, तो शेर शिवराज की। अब आइए देखते हैं। कवि भूषण कहते हैं कि शिवराज का मुसलमान आक्रमणकारियों पर उसी प्रकार राज रहता है जिस प्रकार 2 बार लिखा गया, जिस प्रकार उजाले का अंधेरा पर और कृष्ण का कंस पर राज है। इन पंक्तियों में फिर किसकी, ये बस ये बताया गया थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात, ये बस यही अर्थ हुआ। तो शौर्य की तुलना किससे क्या है, उजाला और कृष्ण के साथ किया गया है। एक सवाल आगे भी बनेगा अभ्यास में कि बताइए कि किससे किसको तो उनकी तुलना की गई है, तो ये एक सवाल आएगा। अब देखिए
अब हम भावार्थ 2 की तरफ चलेंगे और इसका हम करेंगे भावार्थ क्या रहेगा। ये आप देख रहे हैं कवित भावार्थ 2 है, निक्सत नहीं। अब सीधे भावार्थ ही पढ़ते हैं, साथ साथ में पढ़ लेंगे हम लोग। क्या पंक्ति है साथ में पढ़ेंगे। देखिए कवित अब 2 की बात करेंगे हम लोग। कवित 2 में आप देखेंगे, निक्सत म्यान ते मयूखें प्रलय भानु कैसी, फारो तम तोम से गैदन के जाल को। हालांकि थोड़ी सी इनकी जो भाषा है कठिन भाषा है, मतलब तत्सम शब्दावली का इस्तेमाल है, तब तद्भव सब मिक्सअप है इसमें, देशज विदेशज सब। देखिए मयूखे का मतलब होता है किरणें, यानी किरण रोशनी, ठीक है। तम मतलब आप जानी गए, तम मतलब आप जानते ही अंधेरा होता है, तो तुम का मतलब अंधकार। गैदन का मतलब होता है हाथी। कवि भूषण कहते हैं, वर्णन करते हुए कहते हैं कि छत्रसाल की तलवार म्यान से इस प्रकार निकलती है। निक्सत मतलब निकलना, म्यान, ठीक है, म्यान से यानी जो तलवार रखने का जो पात्र होता है उसको म्यान बोलते हैं। ते मयूखे यानी मयूखे मतलब ते मतलब जैसे सूर्य की रोशनी जैसे किरणें निकलती हैं, उसी तरीके से म्यान से जो तलवार किसका निकलता है भाई, वो छत्रसाल यानी राजा छत्रसाल की तलवार निकलती है, ठीक है। और जो तलवार कैसी है, प्रलय भानु यानी जैसे निकलती है तो फिर प्रलय ही करती है। भानु मतलब एहसास होना, भान होना, प्रतीत होना। कैसी भाई, प्रलय। फारय, फारय मतलब फाड़ना, वो चीज़। फारय यानी कहता है ना कि भीड़ फाड़ दिया, यानी वहाँ से जैसे ही अंधेरा, तम तुम यानी जैसे ही तम तुम अंधेरा को रोशनी, जैसे रोशनी अंधेरे को फाड़ती है, वैसे ही जैसे ही म्यान से जब तलवार निकलती है और छत्रसाल की जो तलवार निकलती है तो प्रलय करते हुए सबको क्या करती है, प्रलय करते हुए गर्दन के जाल को, यानी जैसे हाथी का जो झुंड होता है ना, उसको ये फाड़ देते हैं अपने तलवार से। मोटा मोटी अर्थ अब लिखित रूप में देखते हैं। छत्रसाल की तलवार म्यान से इस प्रकार निकलती है जैसे प्रलयकारी सूर्य से उसकी किरणें निकलती हैं। यहाँ पर देख लिए उपमा अलंकार का इसमें बहुत ज़्यादा उपयोग है। तथा वह गयंद अर्थात हाथियों के जाल को इस प्रकार तितिर बितिर कर देती है जैसे सूर्य की किरणें अंधेरे को कर देती है। फारे तम तोर, कौन भाई, मयूख है यानी किरणें। वैसे ही तलवारें क्या करती हैं, हाथियों के जो झुंड के तरह जो भी दुश्मन बने रहते हैं उन सबको क्या करते हैं, फाड़ के रख देते हैं। उनकी तलवार, किसकी तलवार, छत्रसाल की तलवार। अब आगे देखते हैं अर्थ इसका। कवित 2 में देखेंगे, लागती लपकी कंठ बैरिन, लागती लपिक कंठ बैरिन के नागिन सी, रुद्रही रिझावे दय द्वय मुंडन के माल को। लागती लपकी कंठ बैरनी के नागिनी सी, मतलब नागिनी का मतलब नाग की तरह। देखिए बैरनी का मतलब शत्रु, बैर होता है ना, बैर, वो मेरी बैरी यानी शत्रु है। रुद्र ही मतलब शिव, रुद्र किसको कहा जाता है, रुद्रदेव यानी शिव को कहा जाता है। तो कहते हैं कि हे राजन, कभी कहते हैं कि हे राजन, आपकी तलवार शत्रुओं के गर्दन से नागिन की तरह लिपट जाती है। शत्रुओं की नागिनी से यानी शत्रु के जो शत्रु हैं उनकी गर्दन में जो तलवार है सटाक से जाकर चिपकती है, नाग की तरह लपटा जाती है। कैसे, जैसे शिव के गर्दन में सांप रहते हैं ना, वैसा ही। रिझावे दय दय मुंडन की माल को, मुंडन मतलब गर्दन जो होता है, ठीक है, जाती है। और रुद्र यानी शिव को प्रसन्न करने के लिए उन्हें मुंडों की माला अर्पित कर देती है। यानी शिव भगवान को रिझाने के लिए द्वय मुंडन मतलब सर काट के वो अर्पित करती देती है तलवार, यही बात कही गई है। अब आगे देखते हैं कवि 2 की ही भावार्थ में आगे अगला पंक्ति जो है देखते हैं। लाल छितपाल छत्रसाल महाबाह बाली, कहाँ लौ बखान करो तेरी करवाल को। कह रहे हैं कि लाल छितपाल छत्रसाल महाबाह बली, कहाँ लो बखान करो, कहाँ तक आपकी बखान करें, तेरी करवाल को, यानी करवाल का मतलब तेरी तलवार के हम कहाँ तक बखान करें। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला जो हम लोग भावार्थ देखें, जो पहली कविता जो है उसका हम अगर भावार्थ देखें तो उसमें किसकी बात कही गई, तो शिवाजी की बात कही गई। अब जो दूसरी कविता है, दूसरा ये कविता है, इसमें किसकी बात कही गई है, तो छत्रसाल की। ये भी सवाल बन सकता है, ठीक है, तो याद रखिएगा जो दूसरा कविता है उसमें छत्रसाल की बात कही गई है। अब आइए लाल छितसाल, तो कवि कहते हैं कि हे बलिष्ठ
महाबली, वही बात हुआ बलिष्ठ, और विशाल, ठीक है, विशाल भुजा वाले, महाबाह मतलब, महाबाह का मतलब, बाह का मतलब बाजू, ठीक है, और बलि का मतलब महाबली। तो हे बलिष्ठ और भुजा वाले, विशाल भुजा वाले महाराज छत्रसाल, लाल छत्रसाल यानी पृथ्वी, छित्रपाल का मतलब भी क्या होता है, पृथ्वी का राजा, ठीक है, यानी पृथ्वी की पालन करने वाले, हे महाबली, हे विशाल बाहुओं वाले महाराज छत्रसाल, मैं आपकी तलवार का कहाँ तक बखान करूं, कहाँ लो बखान करूं तेरी करवाल, मतलब तलवार की बखान करूं। आपकी तलवार अत्यंत प्रलयकारी है और जो शत्रुओं के समूह को यूं ही नष्ट कर देती है। यहाँ तक इसका जो है भावार्थ समाप्त हो जाता है। उम्मीद है अभी तक कि आप भावार्थ को समझ चुके होंगे। अब आइए हम इसका अभ्यास देखते हैं और अभ्यास में देखेंगे उत्तर। ठीक है, कोई दिक्कत, गर्मी थोड़ी सी है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर, इससे देखिए इस चैप्टर से ना आपका 2 3 इस चैप्टर से 3 नंबर के प्रश्न बनते हैं, ठीक है, निश्चित रूप से। कभी कभी 5 नंबर का बन जाता है, कभी कभी बना है, बट ज़्यादातर 3 याद रखिएगा कि 3 ही सवाल ज़्यादातर बने हुए हैं। अब देखिए प्रतिभट्ट दूसरा जो है उसका हम देखते हैं। अभी इसी में हम लोग हैं, ठीक है, अभी हैं तो प्रतिभट्ट कटक कटीले केते काटी, अच्छा अभी 2 पद और बाकी है। अभी इसका आगे भावार्थ और देखते हैं। प्रतिभट्ट कटक कटीले केते काटी काटी, कालिका सी कल की कलेव देती काल को। देखिए प्रतिभट्ट कटक कटीले केते काटी काटी, यानी प्रतिभट्ट का मतलब होता है शत्रु यानी योद्धा, शत्रु का योद्धा यानी शत्रुओं पर विजय पाने वाले, उसको बोलते हैं शत्रु योद्धा। जो होते हैं शत्रु वाले जो योद्धा होते हैं उनको शत्रु, वही हो गया शत्रु योद्धा। कटक का समूह, शत्रु योद्धा कटक, कटीले काटने वाले, कालिका काली माँ, प्रतिभट्ट कटक मतलब शत्रु वाले जो योद्धा हैं उनको गर्दन का जो है काटने वाला। इतना ही सिंपल भाषा में याद रखिए। तो देखिए इसका अर्थ हुआ कि आपकी तलवार अत्यंत प्रलयकारी है, ये तो जान गए, जो शत्रुओं के दल का संहार करती है और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे काली को प्रसन्न करने के लिए प्रसाद देती है, यानी कलेवा चढ़ाती है, कलेवा, ठीक है, कलेवा चढ़ाती है। यहाँ पर देखिए कालिका से, यानी कालिका मतलब माँ काली को क्या करती है, काली की तरह वो गर्दन को संहार करती है, काटती हैं, और फिर वो खुद को क्या करते हैं, तलवार जो लगता है कि जैसे माँ काली को प्रसन्न करने के लिए कलेवा देती है, देती काल को, कलेवा यानी प्रसाद अर्पित करते चढ़ाती हुई है उससे, ठीक है। तो यही तक अर्थ है इसका। क्लियर एक ही है पद। तो यहाँ तक आप देख लिए। अब हम बात करते हैं, इधर उधर हो गया है सेव करने के बाद भी। अब देखिए अब बात करते हैं प्रश्न पर, और प्रश्न में देखेंगे 5-6 प्रश्न हैं, उनको जल्दी से देख लेंगे। और आपको बता ही दिया कि इसमें ज़्यादातर 2 नंबर के प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है, 2 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न बन रहे हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न, और 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ रहा है। तो 3 नंबर का ऐसे ही हो गया, ज़्यादा कभी पूछ रहा है तो 5 नंबर का पूछ रहा है, तो आपको ध्यान देना है, कुछ ज़्यादा बड़ा है भी नहीं है। सवाल है कि शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से की है। तुलना तो हम हर भावार्थ में देख रहे थे ना, शिवाजी के कैसे कैसे वो तुलना किए हुए हैं। तो देखिए शिवाजी की तुलना भूषण जी ने इंद्र, बाड़व यानी समुद्र की आग, भगवान राम, वायु, शिवाजी, परशुराम यानी परशुराम, शिवाजी से भी, शिवाजी की तुलना तो शिवाजी इसमें कहाँ से आ गया, शिवाजी के तो शिव जी कहिए, यानी यहाँ पर शिवाजी नहीं होगा, ये काट दीजिए, शिव जी यानी शंकर, परशुराम, दावा यानी जंगल की आग, चीता, शेर, कृष्ण, बस इन्हीं लोग से, यानी राम से, कृष्ण से, शिव से, वायु से, आग से, ये सब तो आप समझ ही सकते हैं, इनसे किया है। परशुराम से किया गया है तुलना, शिवाजी का तुलना किए हैं कौन भाई, तो भूषण किए हैं, ठीक है। अब दूसरा जो सवाल है देखेंगे, 3 बार ये प्रश्न आया हुआ है, शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों किया। मृगराज यानी सिंह है, मृगराज का मतलब सिंह से तुलना क्यों किए हैं शिवाजी भाई, तो बताइए। तो जानते हैं कि शक्ति का प्रतीक कौन होता है, शिव होता है, सिंह होता है, यानी शक्ति का प्रतीक को सिंह का माना जाता है, इसीलिए इसे उपमा दिए हुए हैं सिंह से। अब आइए देखते हैं, जिस प्रकार जंगल का राजा सिंह होता है उसी प्रकार शिवाजी का भी राज इन मलेच्छ यानी औरंगजेब यानी मुस्लिम आक्रमणकारियों पर रहता है। उनकी वीरता, पराक्रम, बल और
राज करने की जो क्षमता को दिखाने के लिए ही भूषण ने शिवाजी की तुलना किससे करते हैं, इन उपरोक्त से करते हैं। तो आप समझ गए, तुलना इसे मृगराज से करते हैं तुलना शिवाजी का। क्लियर इतना तक? आइए अब सीधे अब जान गए कि बहुत आसान है, वो कुछ है नहीं ज़्यादा कुछ। अब देखिए 3 नंबर सवाल पर देखते हैं, छत्रसाल की तलवार कैसी है, वर्णन कीजिए। तो हालांकि वर्णन करने की बात है तो 2 नंबर का तो सवाल बनेगा नहीं, जब भी बनेगा 5 नंबर का ही बनेगा, ठीक है। बट 2 नंबर में अगर बनता है तो 2 नंबर की ही दृष्टि से हम लिखे हुए हैं आंसर आपका। छत्रसाल की तलवार सूर्य की प्रलयंकारी यानी प्रलयकारी जो है, सूर्य की तरह प्रलयकारी किरणों के समान है, जो अंधकार को काटती हुई शत्रु के गर्दन पर नागिन की तरह लिपट जाती है, चिपक जाती है। और छत्रसाल की तलवार जब चलती है तो ऐसा लगता है जैसे वो काल देवी यानी माँ काली को प्रसन्न करने के लिए उनको प्रसाद अर्पित कर रही है, कलेवा चढ़ा रही है। बहुत सिंपल है, अर्थ तो आप सब जान ही गए हैं, वही लिखना है भाई। तलवार से कैसी तलवार है, तो ऐसी तलवार है कि दुश्मन की गर्दन पर जाकर चिपक जाती है नागिन की तरह, और ऐसे धर 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 काटती है कि मानो माँ काली जैसा संहार की थी, रक्त बीज संहार की थी दुश्मनों राक्षसों का उन्होंने संहार किया था, उसी तरीके से धर धर ये करती है। और ऐसा लगता है कि माँ काली को ये रक्त बीज के रूप में यानी कलेवा चढ़ा रही है, तो ये चीज़ कहा जा रहा है। अब आइए सवाल 4 नंबर पर, और इसमें 2 आपको दिया हुआ है पंक्ति, छंद कवित से 2 पंक्ति दिया हुआ है, उसका भावार्थ या स्पष्ट या अर्थ स्पष्ट करने का बोलता है। अर्थ कहे भावार्थ कहे जो कुछ कहे आपको ऐसे ही लिखना है। देखिए, लगती लपकी कंठ बरन बैरीन की नागिन सी, अभी तो हमने पीछे सवाल देखा ना, उसी का ये पंक्ति वहीं से है। रुद्र ही रिछावे दय दय मुंडन की माल को, ठीक है। तो आप समझ गए हैं कि लिखना कैसे। ये देखिए, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के कविता से ली गई है। यहाँ पर एक और ऐड करना तो कर सकते हैं, काव्य खंड की कविता कवित से ली गई है। इसके कवि भूषण जी हैं, भूषण वीर रस के कवि हैं, इतना आपको ज़रूर लिखना है। और फिर इस पंक्ति के बारे में लिख रहे हैं, पंक्ति कहना क्या चाह रही है। तो इन पंक्ति में वीर छत्रसाल के शौर्य और वीरता की बखान किया गया है, ठीक है, बस इतना लिखना है। अब देखिए इसका भावार्थ अब लिखे, यहाँ भावार्थ अर्थ स्पष्ट का, तो अर्थ स्पष्ट लिख दीजिएगा। कवि भूषण कहते हैं कि हे राजन, आपकी तलवार शत्रुओं के गर्दन से नागिन की तरह लिपट जाती है और अपने शत्रु को खत्म कर देती है, ऐसा लगता है खत्म कर देती है। यहाँ पर और जोड़ सकते हैं कि जैसे काली माँ राक्षसों का संहार की थी, वैसे ही ये भी दुश्मनों का संहार आपकी तलवार करती है। और मानो ऐसा लगता है जैसे वह जैसे शिव की जो भगवान शिव को खुश करने के लिए आपकी तलवार जो है मुंडों की माला चढ़ाती है, ठीक है। रुद्र ही यानी भगवान शिव को रिझाने के लिए, रिझाने के लिए वो मुंड की माला देती है, यानी अर्पित करती है भगवान शिव को, यही अर्थ है इसका। चलते हैं दूसरा देखते हैं। नीचे लिखे अवतरणों का अर्थ स्पष्ट करना है। फिर मैं ख में देखिए, प्रतिभट कटक कटीले केते कटी कटी काली कासी कल की कले देती कल को। देखिए आप ना खुद से इसका आंसर कर सकते हैं, लेकिन मैंने लिख दिया है कि चलो आपको आसानी हो जाए। आप जाएंगे कॉपी कलम उठाएंगे लिखेंगे। कई बार होता है कि मन नहीं करता है पढ़ने का आदमी, तो वीडियो ही देखता है, तो इसलिए बनाना पड़ता है मेरे को भी। तो देखिए सेम वही कॉपी करना, सब कुछ वही कॉपी कर दिया हूँ मैं। देखिए प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के कविता से ली गई है। इसके कवि भूषण जी हैं, भूषण वीर रस के कवि हैं। वे इन पंक्तियों में वीर छत्रसाल के शौर्य और वीरता की बात कह रहे हैं भाई। तो ये किससे है ना, ये दूसरा कवित है ना, ये दूसरा कवित का ये पद है। और फिर व्याख्या कर देना, वही चीज़ सेम वही कॉपी करना है जो भावार्थ में पढ़े। कभी कहते हैं कि हे राजन, आपकी जो प्रलयकारी जो तलवार है, ये ये बिंदु कहा है, प्रलयकारी जो तलवार है वह शत्रु समूह के सिर को इस प्रकार काटते जिस प्रकार देवी कालिका यानी माँ काली ने रक्त बीज का संहार किया था। ऐसा ही लगता है जैसे माँ काली को प्रसन्न करने के लिए कलेव दे। ये कौन, ये तलवार आपकी। तो यहाँ तक आप समझ गए सवालों का जवाब। और आगे देखते हैं, एक सवाल और है। भूषण रीतिकाल की
किस धारा के कवि हैं, वे अन्य रीतिकालीन कवियों से कैसे भिन्न हैं। तो पहले हम पढ़े हैं, कवि परिचय में पढ़े हैं कि भूषण जी क्या हैं, ये लोक जीवन से जुड़े हुए कवि रहे हैं और वीर रस के तो रहे ही हैं। और तो एक विशेषता वो, हालांकि इसमें मैं नोट नहीं किया हूँ लेकिन नोट कर सकते हैं आप, भूषण एक रीतिबद्ध कवि हैं, ये तो पहले बताना है आपको। रीतिकाल में प्रायः सभी कवि श्रृंगार रस की कविताएं लिखते थे, लेकिन भूषण ही एक ऐसे कवि रहे हैं जो इन सब से अलग हटकर वीर रस में अपनी काव्य रचना की और एक स्वतंत्र मार्ग को अपनाया। और साथ साथ में यहाँ पर लिख लीजिएगा कि ये लोक जीवन से लोक जीवन से जुड़कर रचनाएं कविता किए थे। ठीक है, कोई दिक्कत? यही इसी कारण ये रीतिकालीन के बाकी श्रृंगारिक कवियों से ये अलग हैं। आइए, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब एक सवाल आपके लिए टास्क रहेगा, हालांकि टास्क देना बहुत ज़रूरी है, पढ़ रहे हैं तो टास्क लीजिए। देखिए, ये सवाल 2016 और 24 में बन गया है कि कवित्व शीर्षक कविता का सारांश लिखना है। तो सारांश तो लिख लेंगे। अब तक तो आपने भावार्थ जान गया ना कि भावार्थ क्या है, तो आप ना सारांश ज़रूर लिखिएगा, कोशिश करिएगा लिखने के लिए। सारांश लिखने में कुछ है नहीं, बस करना क्या है कि बताना है, थोड़ा सा कवि के बारे में बताना है। कवित्व जो है कविता, इसके बारे में थोड़ा सा आप चर्चा करिएगा कि जो कवित्व है ये किसकी रचना है, किसका ये कविता है, किसकी कविता है, और इसके बारे में बताना है, किससे संकलित है, कहाँ से है, किसके दोनों कवित्व में किसकी बात कही गई है, थोड़ा सा लिखना है। फिर पैराग्राफ चेंज करके आप फिर विस्तृत रूप में पहला कवित्व का भावार्थ, दूसरा कवित्व का भावार्थ आप ज़रूर लिख लीजिएगा। यही सारांश हो गया। अब आइए PYQ पे देखते हैं, जो भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं अब तक इस चैप्टर से, पार्ट से देखते हैं। भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? अभी हमने देखा कि यही भूषण जो है, तेरा भाषण नहीं चलेगा, यानी वीर रस की बात कौन कहा है भाई? तो यही कहे हैं, सी आंसर हो जाएगा आपका, ये नहीं होगा, सी आंसर आपका हो जाएगा। यानी कौन सा रस कहें? भूषण, वीर रस। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शिवाजी के पुत्र का नाम बताना है। देखा मैंने बताना कि आपको पुत्र का नाम भी कैसे याद रखना। श है तो श, इसमें श कहाँ मिल रहा है? शेराजी मिल रहा है, शाहू जी, ये दोनों तो नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, तो शिवा है तो ठीक है, शिवाजी हैं तो शाहू जी, आपको ऐसे याद रखना है। शीशा शाहू, ये सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। और भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? तो सबसे पहला जब हम जब शुरुआत किए तो पहले ही मैंने बताया आपको कि ये किसके हैं, तो रीतिकाल के हैं। रीतिकाल के कवि हैं, तो ये आपका ए आंसर हो जाएगा। हालांकि मैं लिख रहा हूँ, ऐसे मत समझिए कि मैं बस आपको बता रहा हूँ। अब लिखने जाऊँगा, पूरा शुद्ध रूप में लिखने जाऊँगा बना के, तो उसमें टाइम कटेगा। इसलिए आप समझिए कि ऐसे लिखना, समझिए कि रीतिकाल लिखा हुआ है। कई बार लगेगा कि कैसे लिख रहे हैं, इनको लिखने भी नहीं आता है। हालांकि देखिए, अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। भूषण की उपाधि किसने दिया था? तो आपको मालूम है कौन से राजा दिए थे? राजा रुद्र शाह ने दिया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं। तेजतम अंश पर कान्ह जिमि कंस पर, ज्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो कविता अब जान ही रहे कि कवित्व से है, पहला ही अभी पढ़ रहे हैं अभी कवित्व। पद, तुलसी के पद तो बात ही नहीं हो रही भाई। मलेच्छ याद रखिएगा, एक मलेच्छ है ना, मलेच्छ वंश याद रखेंगे, यानी मुस्लिम आक्रमणकारियों के जो वंश रहे हैं उनकी बात कही जा रही है, तो उससे पकड़ लेंगे कि अच्छा किससे है, तो भूषण से है। मलेच्छ की बात कही जा रही है तो पकड़ लेंगे। सूर्य की छप से तो ही नहीं गए। छप किसका है? नाभादास। तो ये बताना, अब ये बता सकते हैं, ये बताइए आप कमेंट करके, ये पहला कवित्व से है या फिर दूसरा कवित्व से है, ये कमेंट करके ज़रूर बताइए आप। अब देखिए, शिवा बावनी के कितने मुक्तक हैं? छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है, बताना है मुक्तक। अभी मैंने बताया ये जो है 52 अगर आ जाए तो आप समझना कितना हो जाएगा, 52 इसी से, और मुक्तक ही कहेगा यहाँ पर और कुछ नहीं कहेगा। 52 दिया है क्या? सी, इसमें आंसर हो जाएगा। ये दिया है ना सी, 52, तो 52 से 52 आपको याद रखना है ऐसे। अब देखते हैं, भूषण की कविता निम्न में से कौन है?
तो भूषण की कविता, भूषण कवित, भूषण कवित एक ही तो है, ये है कवित बी। हार जीत है नहीं, बताइए किसका हार जीत, अशोक वाजपेयी का है। मैं सही हूँ या गलत आप कमेंट करके बताइए, हिंट दे दिया भाई आपको। उषा किसकी ये कविता, ये बताइए। छप बता सकते हैं, मालूम है, मालूम होना चाहिए छप, पढ़ चुके हैं पीछे, नहीं पढ़े हैं तो पीछे बहुत सारी क्लास हम लोग कर चुके हैं, आप ज़रूर देखिएगा। देखिए इस क्लास के प्लेलिस्ट में जाकर बहुत सारी क्लास हो चुकी हैं, तो देखना अब आपको है, पढ़ना आपको है, तैयारी करते रहिए। बाकी सारा मटेरियल मैं एक जगह आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, और जो भी कर रहा हूँ पुख्ता कर रहा हूँ, प्रमाणित रूप से, ऐसा नहीं है कि गलत सलत कुछ नहीं। हाँ कहीं कहीं फ्लो में अगर हो जाता होगा तो वो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, चेक कर लूँगा मैं, वहाँ पर सुधार कर लूँगा नेक्स्ट में। हालांकि मुझे मालूम रहता है कि हाँ मैं गलत कर दिया हूँ, बोलने में ज़्यादातर गलती होती है कहीं कहीं। रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता हैं, तो देखिए रत्नाकर मैंने बताया था, भूषण क्या है, रत्न, रत्न का भूषण बना हुआ है जो रत्न पहनती हैं, रत्न तो है क्या कहीं रत्न, रत्नाकर भूषण, तो भूषण है क्या, तो देखिए यही होगा भूषण, यानी रत्न का बना हुआ भूषण, ये आंसर हो जाएगा आपका। आप बताइए कवि भूषण का प्रथम कवित्व जो है किस ऐतिहासिक पुरुष से संबंधित है, लीजिए जो मैं कह रहा था बता दिया, वो बताइए आप। मतलब जो पहला कविता उसमें किसकी बात कही गई, तो आप जानते हैं कि उसमें महाराज शिवाजी की बात की गई है, यानी बी आंसर हो जाएगा, ये बी आंसर। और दूसरा में किसकी बात कही गई है, तो छत्रसाल जी के, छत्रपाल, मैं भी क्या क्या बोलता हूँ, छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं, तो छत्रसाल पता ना, छत्रसाल। दूसरा में किनके हैं बात कहिएगा, तो छत्रसाल तुलसी हैं, जैसी है, भूषण है, नाभादास, तो छत्रसाल दशक 3 ही है इनका जो रचना है, इनकी रचना 3 है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं, ये बताइएगा छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है। दशक यहाँ पर दिया है, तो मैं बताया था आपको, हिंट किया था, दशक यानी 10 दिया है, 10 डी। इस तरीके से आपको ट्रिक के माध्यम से पढ़ना पड़ेगा, तभी याद रहेगा। और एक सबसे ज़्यादा आता है, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है, तो इसमें सबसे बड़ा अंक देखिए इसमें कौन सा है, शिवराज भूषण 105 बड़ा है, और यही होगा इसमें अलंकार, ठीक है। भूषण 105 भूषण, यानी 105 भूषण, ऐसे याद रखिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा याद रखने में। अब बात करते हैं चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण। मतीराम जो रहे हैं भूषण के क्या रहे हैं, तो आपको मालूम है कि ये क्या रहे हैं, भाई रहे हैं, बी आपका यहाँ पर दिया है भाई, ये आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में पढ़ नहीं रहा हूँ, ऑप्शन पढ़ने से समय बर्बाद होगा, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आज क्लास हम लोग अभी कर ही रहे हैं तो सब कुछ तो आपको मालूम ही है। हाँ जब हम लोग कभी क्लास करेंगे, जब रिवीजन करेंगे, ठीक है, इस महीने का अंतिम से अगला मंथ से जब शुरू करेंगे रिवीजन, तो हम लोग देखेंगे कि हाँ वहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाएगा और आप ही आंसर करेंगे। तो यहाँ तक जो है कंप्लीट आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है, कवि परिचय से लेकर भावार्थ से लेकर अभ्यास उत्तर से लेकर आपका PYQ तक आपने देख लिया। प्रश्न पूछने का पैटर्न क्या है आप वो भी देख लिए। तो चलिए फिर दीजिए इजाज़त, कैसी लगी ये क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। और लाइक सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, शेयर कर सकते हैं, अपने मित्र को बताइए, ज़रूर बताइए। और ज़रूरी एक चीज़ है कि आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक करिए, व्याकरण की क्लास कर लिए हम लोग, और गद्य खंड से भी क्लास कर चुके हैं, पद्य खंड से भी कर रहे हैं। तो पद्य खंड से अभी मेरी कोशिश है कि पूरी तरीके से हम पद्य खंड को ख़त्म कर दें, उसके बाद गद्य खंड पर चलेंगे। व्याकरण हर संडे को कोशिश रहती है कि लेकर आएँ, ये अभी हमारा ऐसा शेड्यूल है। तो आप समझ गए आप। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय भारत।